हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और उसमें हम लोग ग्लाइकोलिसिस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ है 10 स्टेप रिएक्शन में। एनएरोबिक रिएक्शन है ये, और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हम लोग को मिल गए। अब पायरुविक एसिड का फेट क्या होना है वो डिपेंड करता है किस तरह की कंडीशन है और किस प्रकार की सेल है। ठीक है जी, हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है और CO2 रिलीज होती है। साथ के साथ हम लोग की रिड्यूसिंग पावर बनती है। रिड्यूसिंग पावर का ऑक्सीडेशन होगा ATS साइकिल के दौरान और ATP जनरेट होंगे। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे TCA साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुआ था? ग्लाइकोलिसिस हुआ साइटोप्लाज्म में। और TCA साइकिल कहाँ होगा? TCA साइकिल होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं हम लोग TCA साइकिल की। TCA साइकिल को जानने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि पायरुवेट जो बना पायरुविक एसिड विच इज़ फॉर्म बाय ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोलिसिस हुआ ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का इन द साइटोसोल। आफ्टर इट एंटर्स माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब ये पायरुविक एसिड एंटर हो गया है माइट्रोकॉन्ड्रिया में। माइट्रोकॉन्ड्रिया का ग्राउंड सब्सटेंस, माइट्रोकॉन्ड्रिया का ग्राउंड सब्सटेंस कहलाता है मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में एंटर हो गया कौन जी? पायरुविक एसिड। अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो पायरुविक एसिड का फर्स्ट स्टेप में होगा ऑक्सीडेशन के साथ साथ डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा बाय अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन। और इसमें ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में एक सेट ऑफ रिएक्शन हो रहा, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन हो रहा, कैटालाइज बाय पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। तो ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। पायरुविक एसिड एंटर हुआ माइट्रोकॉन्ड्रिया में, माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शंस के दौरान। इसका कैटालिसिस किसने किया इन रिएक्शन का? पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज या पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। द रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम का नाम याद रखिएगा, रिक्वायर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम। तो इस रिएक्शन में कई सारे कोएंजाइम्स का पार्टिसिपेशन होता है, इंक्लूडिंग NAD+ एंड कोएंजाइम में। NAD+ और कोएंजाइम में रिक्वायर्ड है। तो कोएंजाइम में NAD+, पायरुविक एसिड, इनके बीच में रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एंड मैग्नीशियम आयन। क्या प्रोड्यूस हुआ? एसिटाइल कोएंजाइम में CO2 लिबरेट हुई। तो हम लोग ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इसीलिए बोल रहे हैं, डिकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिलीज हो गई, NADH+H+। ठीक है जी, NAD का कन्वर्जन हो गया रिड्यूसिंग पावर में NADH+H+ में। तो ये हुआ है, इसका हो गया रिडक्शन, NAD+ का हो गया रिडक्शन और ये बन गया NADH+H+। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन हुआ पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में। ये लिंक रिएक्शन भी कहलाता है, याद रखिएगा, ये रिएक्शन लिंक रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि लिंक कर रहा, किसको लिंक कर रहा? ग्लाइकोलिसिस को और TCA साइकिल को। तो ये लिंक रिएक्शन कहलाता है। हुआ कहाँ पे? माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हुआ। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ अप टू द लेवल ऑफ पायरुविक एसिड 10 स्टेप रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस के दौरान। ये कहाँ पे हुआ था? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद पायरुविक एसिड का फेट क्या होने वाला है? अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जा रहा है तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एंटर हुआ। माइट्रोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद पायरुविक एसिड का वो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और ये कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम में, CO2 लिबरेट हो गई है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH आर प्रोड्यूस। 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गए फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। क्योंकि ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। एक पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एक एसिटाइल कोएंजाइम में, दूसरे पायरुविक एसिड का कन्वर्जन भी एसिटाइल कोएंजाइम में, इसलिए 2 मॉलिक्यूल बन गए। हम लोग तो ये बैलेंस शीट जो बना रहे हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की बना रहे हैं ना, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बने और उन दोनों का कन्वर्जन हो गया एसिटाइल कोएंजाइम में। तो एक कन्वर्जन में आपको मिल रहा है 1 NADH, इसलिए दोनों मॉलिक्यूल के कन्वर्जन में यहाँ पे आपको मिल गए 2 NADH+H+।
द एसिटाइल कोएंजाइम में देन एंटर्स अ साइक्लिक पाथवे। ये एसिटाइल कोएंजाइम में तब एक साइक्लिक पाथवे में एंटर हो जाता। साइक्लिक पाथवे आपको कई बार बताया, जहाँ से शुरुआत हुई घूम के वहीं आ गए। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम बोल रहे हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको बोलते हैं। मोर कॉमनली कॉल्ड एज क्रेब साइकिल या क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल के 2-3 नाम हो गए, क्रेब साइकिल हो गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हो गया और सिट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल। आफ्टर द साइंटिस्ट हैंस क्रेब हु फर्स्ट इलुसिडेटेड इट। तो हैंस क्रेब साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बताया, इसलिए उनके नाम के आधार पे इसको क्रेब साइकिल भी बोला जाता है। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पे आते हैं। द TCA साइकिल स्टार्ट्स विद, यहीं से आपका जनरेट होने लग जाएंगी। अब आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग स्लाइड्स पे आ जाते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। TCA cycle starts with the condensation of acetyl coenzyme with oxaloacetic acid and water to yield citric acid। फिगर 14.3, फिगर 14.3 आपकी NCERT की। तो TCA साइकिल का स्टार्ट हो रहा है किससे? TCA साइकिल का स्टार्ट हो रहा कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, जो लिंक रिएक्शन के दौरान बना। पायरुविक एसिड एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अंडरगोस लिंक रिएक्शन और लिंक रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में। TCA साइकिल की शुरुआत हो रही, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कंडेंस हो रहा किसके साथ? व्हेन एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल कोएंजाइम में कंडेंस विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है जी। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम के बीच में रिएक्शन एंड वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बन गया जो 6 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है। ये फर्स्ट रिएक्शन है जहाँ से शुरुआत हुई। द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज। तो यहाँ पे एंजाइम क्या है? सिट्रेट सिंथेटेज। एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए इज रिलीज। कोएंजाइम में रिलीज हो गया, वो वापस पार्टिसिपेट करेगा किसमें? इस वाले रिएक्शन में। भाई ये वाला रिएक्शन जो हुआ था किसकी प्रेजेंस में हुआ था? NAD+ और कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में हुआ था। तो कोएंजाइम में रिलीज हुआ, वो वापस लिंक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है जी। सिट्रिक एसिड बन गया जो 6 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है। सिट्रिक एसिड जो बना उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, इसीलिए इसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। कैटालाइज्ड बाय एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज। सिट्रेट इज देन आइसोमराइज्ड टू आइसोसिट्रेट। सिट्रेट का देन आइसोमराइजेशन हो गया आइसोसिट्रेट में। इट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन, एलिमिनेशन ऑफ CO2। लगातार 2 डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होंगे। तो अल्फा के पहले डिकार्बोक्सिलेशन, ये देखिए CO2 निकल गया। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना, 6 कार्बन थे इसके पास, 1 कार्बन मॉलिक्यूल, 1 कार्बन एटम निकल गया इन द फॉर्म ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो 5 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड बना। ठीक है जी। सिट्रेट इज देन आइसोमराइज्ड टू आइसोसिट्रेट followed by 2 successive steps of decarboxylation leading to the formation of alpha ketoglutarate acid and then succinyl coenzyme। तो आपकी NCERT में succinyl coenzyme प्रिंट होने से रह गया है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अंडरगोस डिकार्बोक्सिलेशन CO2, और यहाँ पे आपका बन गया सक्सिनाइल को एंजाइम ए, जिसको यहाँ पे छपने से रह गया, प्रिंट मिस्टेक कह लीजिए, या उन्होंने सक्सिनाइल को एंजाइम ए, जिसपे कि 4 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है। 4 कार्बन एटम है यहाँ पे, इस पे 5 है, यहाँ पे 6 थे, एक ये CO2 निकला, 5 थे, लगातार दूसरा डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ, CO2 फिर निकला और 4 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड सक्सिनाइल को एंजाइम में बन गया। यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर जनरेट हुई है, यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर जनरेट हुई है, तो 2 रिड्यूसिंग पावर जनरेट हो गई आपके TCA साइकिल में। NAD+ का कन्वर्जन हो गया NADH+H+, रिड्यूस हो गया NAD+, रिड्यूसिंग पावर जनरेट हुई, और यहाँ पे भी रिड्यूसिंग पावर जनरेट हुई। तो ये स्टेप साथ में आप अपनी बैलेंस शीट बना लीजिए, लिख लीजिए। TCA साइकिल में पूछ सकता है कौन से स्टेप है यहाँ पे NADH2 जनरेट हुआ, NADH+H+ जनरेट हुआ। तो आपको याद रखना है, पहला स्टेप है सिट्रिक एसिड का कन्वर्जन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, दूसरा है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का कन्वर्जन सक्सिनाइल कोएंजाइम में। तीसरे पे जब हम लोग आएंगे तो उसको मैं फिर से हाईलाइट कर दूंगा। ये तीसरा हमारा मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग पावर का NADH+H+ का। तो 2 तो आपको पता लग गया यहाँ तक। सिट्रेट का आइसोमराइजेशन आइसोसिट्रेट में लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये हो गया 2 सक्सेसिव स्टेप डिकार्बोक्सिलेशन के हुए, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ओके जी, चलिए आगे चलता हूँ। अगले स्टेप पे क्या हो रहा है उसको देखते हैं।
इन द रिमेनिंग स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल सक्सिनाइल को एंजाइम इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। सीधे इसने गाड़ी भगा दी, इसने कहा जी आगे क्या होना है, सक्सिनाइल को एंजाइम ए का, यहाँ पे जो सक्सिनाइल को एंजाइम ए बना इसने सीधे ही यहाँ तक बता दिया कि रिमेनिंग स्टेप में ऑक्सीडेशन हो जाता है सक्सिनाइल को एंजाइम ए का इनटू ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। ठीक, सीधे ही इसने आगे की कहानी बता दी। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल को एंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज सिंथेसाइज। दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन पूछा जाएगा आपसे। तो ग्लाइकोलिसिस में 2 स्टेप थे जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हुआ, यहाँ पे केवल एक स्टेप आपको मिल रहा है टीसीए साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का, जिसपे आपका जीटीपी जनरेट हुई है। तो फास्फोरिलेशन हम लोग लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। हालांकि शुद्ध फॉर्म में बोले हम तो फॉस्फेट मोइटी का अटैच होता किसी कार्बनिक कंपाउंड के साथ फास्फोरिलेशन। लेकिन चलिए प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फास्फोरिलेशन, तो 3 तरह से हो सकता है फास्फोरिलेशन एटीपी का प्रोडक्शन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन और हमारा फोटोफास्फोरिलेशन। जो फोटोसिंथेसिस के दौरान एटीपी बनती है वो फोटोफास्फोरिलेशन कहलाता है, क्योंकि वहाँ हम लोग लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भैया जो हमारे जो रिड्यूसिंग पावर बने उनका जब ऑक्सीडेशन होगा उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसमें उसका यूज़ करके जो एटीपी जनरेट होगी वो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहलाएगी। ईटीएस से जब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जब ये हमारी रिड्यूसिंग पावर जो टीसीए साइकिल में जनरेट हुई FADH2 और NADH2, जब इनका ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन फाइनली एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन, लेकिन इनका जब ऑक्सीडेशन हुआ साथ के साथ हमारे क्या जनरेट होंगे, एटीपी जनरेट होंगे। ठीक है जी, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से हमारा बन जाएगा क्या, एटीपी बनेगी, तो वो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहलाएगा। ओके, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहलाएगा। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन क्या है, जब ये ऐसा है कि जब एक कंपाउंड से फॉस्फेट ग्रुप का सीधे ही डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाए दूसरे कंपाउंड पे एटीपी बनाने में यूज़ हो जाए, तब उसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन बोलते हैं। तो जीटीपी का प्रोडक्शन होना और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का एक एग्जाम्पल है। 3 तरह से एटीपी जनरेट हो रही है, 3 तरीके हैं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और फोटोफास्फोरिलेशन। आपके 2 स्टेप हमारे ग्लाइकोलिसिस के हैं जहाँ पे एटीपी जनरेट होती है बाय मींस ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। वो 7th स्टेप और 10th स्टेप पे आपके होंगे एटीपी जनरेट होगी। तो ये देखिए 7th और 10th स्टेप आपका सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोरिलेशन का एग्जांपल है ग्लाइकोलिसिस में। 7th स्टेप कौन सा, कन्वर्जन ऑफ डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड का 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्जन 7th स्टेप है। ये भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है और इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि डायरेक्टली फॉर्मेशन हो जाता है एटीपी का। अनदर स्टेप 10th स्टेप फास्फोइनोल पाइरुवेट का पाइरुविक एसिड में कन्वर्जन। ये भी जब होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि सीधे ही फॉस्फेट ग्रुप फास्फोइनोल पाइरुवेट से ट्रांसफ़र हो जाता है एडीपी पे और एटीपी बनती है। तो 7th और 10th स्टेप ग्लाइकोलिसिस के एग्जांपल हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के। इसी तरह से ये वाला हमारा स्टेप सक्सिनिक एसिड, सक्सिनाइल को एंजाइम में से सक्सिनिक एसिड का जब जनरेशन हो रहा तब बन रहा जीटीपी, वो भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का एग्जांपल है। इन अ कपल्ड रिएक्शन साथ के साथ जीटीपी इज कन्वर्टेड टू जीडीपी विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। तो जीटीपी बदल गया जीडीपी में और साथ के साथ एडीपी बदल गया एटीपी में। ठीक है जी, ये हुआ तो हमारी बन गई एटीपी, एक मॉलिक्यूल बन गया। आल्सो देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल, साथ के साथ 3 पॉइंट्स हैं साइकिल में वेयर NAD+ इज रिड्यूस टू NADH+H+ एंड 1 पॉइंट वेयर FAD+ इज रिड्यूस टू FADH2+। ये आपको याद रखने कौन कौन से पॉइंट हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखें कौन कौन से पॉइंट हैं। ये वाला आप उठा लीजिए, अल्फा कीटोग्लूटारेट आइसोसिट्रेट। ये देखिए आइसोसिट्रेट का कन्वर्जन अल्फा कीटोग्लूटारेट में, ये एक पॉइंट है जहाँ रिड्यूसिंग पावर जनरेट हुई। सक्सिनाइल कोएंजाइम ये दूसरा पॉइंट है जहाँ रिड्यूसिंग पावर NADH2 जनरेट हुई। और तीसरा पॉइंट है जब मैलिक एसिड का कन्वर्जन हो रहा ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में तब भी NADH+H+ जनरेट हुआ। ये 3 पॉइंट हैं जहाँ पे आपका रिड्यूसिंग पावर NADH जनरेट हो रही है।
और एक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का एग्जांपल है जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का कन्वर्जन सक्सिनिक एसिड में हो रहा है तब एटीपी, वैसे तो बन रही है जीटीपी, लेकिन जीटीपी साथ के साथ जीडीपी में कन्वर्ट होगी और एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होगी, कपल रिएक्शन हो जाएगा। तो ये है आपका सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का स्टेप। और एक स्टेप है जहाँ पे एफएडी का कन्वर्जन हो रहा है, रिड्यूस हो रही है FADH2 में, वो है जब सक्सिनिक एसिड से बनता है फ्यूमरेट फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है जी, जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे बन रही है FADH2। ये आपसे पूछा जाता है। ये सारी बातें आप अपनी बैलेंस शीट में एक जगह लिख लीजिए। 3 स्टेप वो याद रख लीजिए। कौन से 3 स्टेप हैं? जहाँ पे NADH बन रही है, एक स्टेप जहाँ पे आपका FADH2 बन रहा है, और एक स्टेप आपका सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का है, उसको याद रख लीजिएगा। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का कन्वर्जन सक्सिनिक एसिड में हो रहा है, वो आपका सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का एग्जाम्पल है। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद में रखनी। फिर आपसे पूछा जाता है TCA साइकिल में कौन सा कंपाउंड है जो 5 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड आपका 5 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है। TCA साइकिल की शुरुआत में क्या हो रहा है? ऑक्जेलोएस्टिटेट, इसका कोएंजाइम ए के साथ कंडेंसेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस एंड सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस। इस पर ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, इसलिए इसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इसका कन्वर्जन आइसोमराइजेशन हुआ आइसोसिट्रेट में, और फिर हमारे ये सारी स्टेप हुए हैं। यही आपसे पूछा जाता है। ठीक है जी, आइए समझें। तो जब आइसोसिट्रेट बना, सिट्रिक एसिड बना, आइसोसिट्रेट में आइसोमराइजेशन के बाद लगातार 2 डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहे हैं। एक यहाँ पे CO2 निकली, एक यहाँ पे CO2 निकली, एक CO2 पहले ही निकल चुकी है। ठीक, चलिए आगे आ जाइए वापस हम लोग अपनी बुक के लैंग्वेज को पढ़ें। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन याद रखिएगा, कपल रिएक्शन में GTP कन्वर्टेड टू GDP एंड साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP। 3 पॉइंट है जहाँ पे NADH2 NADH प्लस H प्लस बन रहा है। 1 पॉइंट है जहाँ पे FAD प्लस का रिडक्शन हो रहा है FADH2 में। द कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिक एसिड वाया TCA साइकिल रिक्वायर्स द कंटिन्यूड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। तो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड लगातार आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। भैया आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, किसी से फेवर लिया कि ये दो मुझे मॉलिक्यूल, हम काम अपना चालू करें, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंडेंसेशन विद ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, तो साइकिल घूम के यहीं पे तब पूरा कंप्लीट होगा कि जब ये मॉलिक्यूल फिर से बन जाए ताकि फिर से वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन में या TCA साइकिल में एंटर हो सके। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल, फर्स्ट मेंबर है साइकिल का। इट आल्सो रिक्वायर्स रीजनरेशन ऑफ NAD प्लस एंड FAD प्लस। तो ये जो रिड्यूसिंग पावर बनी उसका साथ के साथ ऑक्सीडेशन हो जाए ताकि इनका फिर से NAD प्लस और FAD प्लस का रिडक्शन हो सके टू फॉर्म NADH एंड FADH2। द समरी इक्वेशन ऑफ दिस फेज ऑफ रेस्पिरेशन में बी रिटन एज फॉलोज। तो समरी इसकी लिखी जा सकती है इस तरह से। कैसे लिख सकते हैं हम लोग समरी? हम लोग समराइज करें अगर कि क्या क्या हुआ, तो उसको समराइज करने में आप लिख सकते हैं पायरुविक एसिड, टोटल इनॉल 4 पायरुविक एसिड से चालू हुए लिंक रिएक्शन एसिटाइल कोएंजाइम ए से, नहीं तो लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड से पहले क्या जनरेट हुआ था? एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो इसलिए 4 NAD प्लस लिखा है। 3 तो आपके 3 का इसका रिडक्शन हुआ TCA साइकिल में, और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ लिंक रिएक्शन में, प्लस FAD प्लस 2H2O प्लस ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा 3 CO2, 3 डिकार्बोक्सिलेशन हुए, 2 डिकार्बोक्सिलेशन तो सीधे ही आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूटारेट बना, 6 कार्बन कंपाउंड से भाई ऑक्जेलोएस्टिक एसिड हमारा प्लस एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे सिट्रिक एसिड बना, सिट्रिक एसिड से निकली आइसोसिट्रेट और फिर निकला डिकार्बोक्सिलेशन हुआ CO2, तो ये 5 कार्बन एटम कंटेनिंग अल्फा कीटोग्लूटारेट बना। उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है, 2 डिकार्बोक्सिलेशन हुए, टोटल इनऑल 3 CO2 निकल गई, एक CO2 लिखनी थी लिंक रिएक्शन में, 4 NADH2 बन गए प्लस 1 FDH2 बन गया एंड ATP। ये आपकी समरी है, बैलेंस शीट है पायरुविक एसिड की। ठीक है जी,
और इसको अगर आप वो लगा दीजिए, हम लोग इसको 4 NADH2, एक NADH2 बराबर है 3 ATP के, मल्टीप्लाइड बाई कर दीजिए 3, एक FADH2 बराबर है 2 ATP के, तो आपका बैलेंस शीट बन जाएगी कितने ATP बन सकते हैं। ओके, चलिए आगे। We have till now seen that glucose has been broken down to release CO2 and 8 molecule of NADH2। अभी तक हमने देखा ग्लूकोज से, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड से 1 पायरुविक एसिड से 4 NADH2 बन रहे हैं, तो 2 पायरुविक एसिड से 8 NADH2 बन जाएंगे। 1 पायरुविक एसिड से 1 FADH2 बन रहा था, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 FADH2 बन जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग ग्लूकोज की बैलेंस शीट बना रहे हैं। हैव बीन सिंथेसाइज बिसाइड्स जस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, और आपको मिला क्या है, 2 मॉलिक्यूल ATP मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, यू मे बी वंडरिंग वाई वी हैव बीन डिस्कसिंग रेस्पिरेशन एट ऑल। तो अब आपको ये नहीं सोच के लग रहा कि भाई हासिल क्या हुआ हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल ATP, तो रेस्पिरेशन इतना सारा खटराग हम क्यों कर रहे हैं। नाइदर O2 हैज़ कम इनटू पिक्चर, रेस्पिरेशन में हम लोग O2 कंज्यूम करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। नॉट द प्रॉमिस लार्ज नंबर ऑफ ATP हैज़ बीन सिंथेसाइज, और ना ही सेलुलर रेस्पिरेशन से हमारी इतनी ATP बनी कि आप बॉक्सिंग कर सकें। ऑल्दो व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+, NADH, NH+ एंड FADH2, ये रिड्यूसिंग जो पावर बनी, इनका क्या रोल होने वाला है, दैट इज सिंथेसाइज। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रोल ऑफ O2 इन रेस्पिरेशन एंड हाउ ATP इज सिंथेसाइज। तो अगला हम लोग का जो लेक्चर होगा वो होगा आपका ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनका फेट क्या होने वाला है। ठीक है जी, इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा, ये जो रिड्यूसिंग पावर बन गई, और उसका जो एनर्जी रिलीज होगी डाउन द ग्रेडियंट, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे उसका हम लोग इस्तेमाल करके पहले तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से ATP, अल्टीमेटली ATP हमको मिल जाएगा। लेकिन वो अगले बार के लिए, आपके लिए आज के लिए इतना काफ़ी। और इसको याद रखने का तरीका आप देख लीजिए कैसे आप याद रखेंगे TCA साइकिल को। तो I know some simple formula, I know some simple formula making options. C stands for citric acid, I stands for isocitric acid, K stands for alpha ketoglutaric acid, S succinyl coenzyme A, उसके बाद सक्सिनिक एसिड, उसके बाद फ्यूमेरिक एसिड, उसके बाद मैलिक एसिड, उसके बाद ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। I know some simple formula making option। इसको याद रखने का तरीका I know some simple formula making option। तो सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। इसमें से ये आपका 6 कार्बन, 6 कार्बन, 5 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन कंपाउंड्स हैं। इसमें से सिट्रिक एसिड, अल्फा आइसोसिट्रिक एसिड, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, पहली रिड्यूसिंग पावर यहाँ जनरेट हुई, दूसरी रिड्यूसिंग पावर यहाँ जनरेट हुई, और तीसरी रिड्यूसिंग पावर जनरेट हुई जब मैलिक एसिड से आपने ऑप्शन को अवेल कर लिया, तो ये तीसरी रिड्यूसिंग पावर जनरेट यहाँ हुई। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्जन हुआ, ये आपका सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का स्टेप। सक्सिनिक एसिड का कन्वर्जन जब फ्यूमेरिक एसिड में हुआ, तो जैसे ही F अल्फ़ाबेट वाला आपका ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, तब FADH2 जनरेट हुआ है। इतनी बातें आप याद रख लीजिएगा, आपका काम चलेगा। यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन देखें। प्रोडक्ट्स ऑफ क्रेब साइकिल इसेंशियल फॉर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। क्या प्रोडक्ट है क्रेब साइकिल के जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के लिए आवश्यक हैं? तो हमारी रिड्यूसिंग पावर NADH और FADH2। FAD इज रिड्यूस इन विच ऑफ द रिएक्शन? FAD कब प्रोड्यूस हुई? जब मैलिक सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, तब प्रोड्यूस हुई FADH2। 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा है? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है। अब सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज जनरेट्स, कितने मॉलिक्यूल जनरेट कर रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए के सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जनरेट करेगा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए के प्रोड्यूस। हाइड्रोजन फ्रॉम मैलेट, मैलेट से हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट कर रहा? मैलिक एसिड से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा NAD+। आपका आंसर हो जाएगा NAD+। ठीक है जी, आगे चलिए।
ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिक एसिड थ्रू सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी इज प्रोड्यूस सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का ये एग्जांपल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकता है। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का कन्वर्जन सक्सिनिक एसिड में होता है तो मॉलिक्यूल जीटीपी कपल रिएक्शन में एटीपी जनरेट हो जाएगा। ये एग्जांपल है आपका सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का, पूछा जा सकता है। 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे NAD+ का रिडक्शन हो रहा है, NADH+H+ में रट लीजिएगा, वो तीनों पॉइंट पूछे जा सकते हैं। एंट्री ऑफ पाइरुवेट इनटू TCA साइकिल इज इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ये छोड़िए, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये एसिटाइल कोएंजाइम इज फॉर्म फ्रॉम पाइरुवेट बाय हमारा क्या है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। आपकी बुक में साफ साफ लिखा है, इसका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है किसकी प्रेजेंस के एंजाइम में, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में। तो ये था आपका TCA साइकिल आज की क्लास। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर आप लेक्चर के अंत तक आ गए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नीट की प्रिपरेशन आपकी अपडेट बनी रहे। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।